हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET ब्राइट एकेडमी। ब्राइट एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स लेकर आए हैं पूरा का पूरा, जिसमें आप CUET का जो एंट्रेंस टेस्ट है आपका, आप उसे पूरे तरीके से निकाल पाएंगे। मैं पूजा, मैं आपको जो है वो आज सारा का सारा जीके के बारे में बताऊंगी डिटेल में। और जीके जो है वो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जीके को लेकर जीके का सेक्शन करना शुरू करेंगे। पहला हम सेक्शन करेंगे आज पॉलिटी, और पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल इंट्रोडक्टरी चैप्टर रहेगा आपके पास ये, जिसमें आप एक एक चीज़ को सीखेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आप इजी तरीके से एक एक बात को सीख पाएं, एक एक चीज़ को समझ पाएं कि किस तरीके से क्या क्या यहाँ पे चीज़ें बनती हैं। ठीक है, आई होप आप में से कुछ बच्चों ने ऑलरेडी तैयारी करी भी होगी। बहुत अच्छी बात है। अगर तैयारी करी है तो तैयारी को बूस्ट करने का टाइम आ चुका है, ताकि आप मेरे साथ सुने और चीज़ों को दोबारा से देखें एक एक चीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास जैसे कि आपको दिख ही रहा है पीछे, है ना हमारे पास, तो ये पूरा का पूरा पॉलिटी का है। लेक्चर नंबर 1 हमारे पास रहेगा। और आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन किसी भी चीज़ को जब आप शुरू करते हैं। मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों ने जो है इससे पहले सिलेबस को ध्यान से देखा होगा, प्रीवियस ईयर्स को ध्यान से देखा होगा, और कोशिश करेंगे अब आप देखिए जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हैं आप उसी के साथ जोड़ेंगे चीज़ों को और उसी के साथ चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास इंट्रोडक्शन ये रहेगा पूरा का पूरा, जिसमें हम बात करेंगे कि जब भी हम पॉलिटी की बात करते हैं, हम पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत तवज्जो देते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि हम अपने इतिहास में, या फिर अगर हम कहें कि अब जब हम अपनी पॉलिटी को जब हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं तो हम इंडियन पॉलिटी पे मेजरली फोकस करते हैं। किसके ऊपर? कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो शुरू करेंगे हम यहाँ से बेसिक चीज़ों को। ठीक है, देखिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है व्हाट इज इंडियन पॉलिटी। पहले समझते हैं, फिर इजी करके तोड़ के समझेंगे एक एक बात को कि क्या बोला जा रहा है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है। अगर हम बात करें द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स सिस्टम इज कॉल्ड इंडियन पॉलिटी। ध्यान दीजिए, भारतीय सरकार का, यह भारत सरकार का काम करना और उसका जितना भी सिस्टम है उसे क्या बोला जाता है? उसे इंडियन पॉलिटी कहा जाता है। समझिएगा, आपको सबको पता है कि हमें आज़ादी एक दिन में नहीं मिली है। हमें पता है, बिल्कुल बिल्कुल हमें अच्छे से पता है इसके बारे में। तो भारत को आज़ादी एकदम नहीं मिली है, और बड़ी मशक्कत के बाद, और ऐसा कह लो बहुत सारे बलिदानों के बाद भारत को आज़ादी मिलती है। क्या भारत को आज़ादी मिलने के बाद सारा काम खत्म हो चुका था? बिल्कुल नहीं। असली काम तो तब शुरू हुआ था, कब? जब भारत को आज़ादी मिल गई और अब भारत को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना था, उसके लिए संविधान बनाना था और उसके लिए एक एक चीज़ को जोड़ना था। ठीक है, तो कहानी हमारी वहाँ से शुरू होती है और वहाँ से चलते चलते एक बहुत बड़ा सफ़र तय करती है। किसके लिए? भारत के इतिहास में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कहता है अगर हम बात करें कि जो भारत सरकार का फंक्शन है और जो उसके सिस्टम है उसे क्या कहा जाता है? इंडियन पॉलिटी कहा जाता है। It highlights the regulatory bodies responsible for maintaining the administration of the country। कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं हमारे पास जो कि मेंटेन करती हैं पूरे कामों को। अब रेगुलेटरी बॉडीज में अगर हम बात करें तो अभी आप पढ़ेंगे, मैं आपको बहुत इजी करके भी बताऊंगी कि किस तरीके से रेगुलेटरी बॉडीज काम करती हैं, क्या होता है इसमें। आगे कहता है इंडियन पॉलिटी कवर्स a vast variety of topics including the historical topics। बिल्कुल, मैंने आपको क्या कहा कि हमें आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को, और यहीं से हमारा सफ़र नहीं ख़त्म होता है। असली सफ़र यहाँ से शुरू होता है। अगर हम माने कि कंपनी कब आई थी हमारे पास, तो कंपनी 1600 में भारत आई थी, जिसके टाइम पीरियड पे 1857 जैसा एक बड़ा विद्रोह होता है। और वो विद्रोह ख़त्म होने के बाद अगर हम बात करें, ये जो विद्रोह है, ये विद्रोह जब खत्म होता है तो कंपनी का रूल खत्म होता है और क्राउन का रूल शुरू होता है। जब क्राउन का रूल आया तो वो भी हार्श ही था। कभी अंग्रेज हमारे लिए बहुत अच्छे तो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। फिर हमें आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को। और अगर आपने ध्यान से कभी पढ़ी है हिस्ट्री, तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। अगर आपको पता हो इसके बारे में, तो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, और
तब से शुरुआत होती है हमारे संविधान के बनने की और एक एक कड़ी के जुड़ने की और एक एक कड़ी के बनने की। ठीक है, तो ये कहानी यहां से शुरू होती है और बनते बनते बहुत आगे तक हमारे पास जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कहानी क्या चल रही है। तो जब भी हम भारत के जब भी हम भारत के किसके बारे में बात करेंगे, भारत की राजनीति के बारे में बात करेंगे, तो इंडियन पॉलिटी जो है, ठीक है, इंडियन जो पॉलिटी है वो भारत सरकार और उसके काम करने का जो पूरा सिस्टम है, जो उसका पूरी की पूरी प्रक्रिया है, जो उसके काम करने के तरीके हैं, उसे ऐड करता है। और इसके अंदर कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो क्या करती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने का काम करती हैं। और अगर हम बात करें भारत की पॉलिटी की, अगर हम अपनी पॉलिटी को देखें अच्छे से, तो हमारी पॉलिटी की शुरुआत कहां से होती है, हिस्टोरिकल टॉपिक से शुरू होती है और आज तक की जो सरकार चल रही है उसके बारे में हमें पूरा का पूरा बताती है। अगर हम बात करें यहाँ पे, वाइल वर्किंग एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट वन मस्ट बी वेल इक्विप्ड विद गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आप एग्जाम निकालेंगे, एग्जाम निकालने के बाद जब कल को आप गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का है। तो आई होप आपको छोटी सी कड़ी सी समझ में आई होगी कि एक प्लान आता है भारत में 1946 में जिसका नाम है कैबिनेट मिशन प्लान, और वहां से कहीं कड़ी जुड़ती है पूरे के पूरे पॉलिटी की। और आज जो हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंडिया में देखते हैं उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम उसके अंदर पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहां तक बातें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारत का संविधान बनता कैसे है, बना कैसे है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक छोटा सा हिंट दिया कि कैबिनेट मिशन प्लान, अभी आप इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, इससे कैसे शुरुआत हुई भारत की संविधान की, या भारत की जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है वो किस तरीके से मेंटेन होना शुरू होती है। अगला आप देखेंगे प्रियम्बल के बारे में। मैं और आप 6वीं क्लास से प्रियम्बल को बहुत ध्यान से देखते आ रहे हैं। ठीक है, मैंने और आपने 6वीं नहीं कहूँगी, मैं तो कहूँगी बचपन से ही। ठीक है, हमारी कॉपियों के फर्स्ट पेज में बहुत डेकोरेटिव पेज था प्रियम्बल, उसे आप पढ़ेंगे डिटेल में। देन आपके पास देखेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली कैसे बनी और किस तरीके से असेंबली ने भारत के लिए संविधान बनाना शुरू करा। इसमें आप देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा। देन आप देखेंगे फीचर्स। देन आप देखेंगे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे अलग अलग कंट्री से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान एक रात बैठे सारे लोग, चाय पानी पिया, बनाया पूरा का पूरा संविधान और हमें लाके दे दिया, बिल्कुल नहीं। जगह जगह का संविधान खंगोला गया ऐसा कहेंगे आप। ठीक है, खंगाला गया, सॉरी, है ना, पूरा का पूरा देखा गया, वहां से जो अच्छे अच्छे पॉइंट लिए जा सकते थे, ठीक है, उनको लिया गया और भारत के आधार पर उस पूरी की पूरी जो ऐसा कह लो कि जो फ्रेमवर्क है उसे तैयार किया गया। ठीक है, अगर हम देखें इसके बाद तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिटीजनशिप, डीपीएसपी, पॉलिटिकल पार्टीज, देन इलेक्शंस इन इंडिया, ये सारी चीजें आप इसके अंदर देखेंगे और किस तरीके से क्या क्या है, सारी चीजें मैं आपको बहुत ईजी वे में कराऊंगी, टेंशन ना लीजिए। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें, आपको क्वेश्चन आता है पेपर में कि इमरजेंसी कितनी बार लगी है, तो भाई इमरजेंसी आज तक 3 ही बार लगी है, इसके ऊपर प्रश्न आता है कई बारी। फिर पंचायतें तो फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, एक आधा क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है, तो यहाँ से हम करेंगे। ठीक है, इसको भी हम करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, देन राइट और ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे, देन पार्लियामेंट अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पेपर में क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा की सीटें कितनी है, कहाँ से सॉल्व करोगे। जब आप पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा फलानी जगह पर इतनी सीटें हैं और इतना यहाँ पर बनता है। देन हम अमेंडमेंट्स की बात करेंगे थोड़ी सी, जैसे 42 पेपर में पूछी गई है आपके पास, वो देखेंगे हम। देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर उसके बाद स्टेट और यूनियन एग्जीक्यूटिव, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इन सबको मैं आपको बहुत ही इजी वे में साथ में लर्न भी करेंगे और साथ इनको लिखना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इसके आगे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि संविधान होता क्या है, ठीक है, पहले तो हम समझ लेते हैं संविधान होता क्या है।
कहता है संविधान इज अ पॉलिटिकल फ्रेम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल और लॉज ऑफ कंट्री आर फॉर्मुलेटेड। अब मैं आपको समझाऊंगी एक स्टोरी के माध्यम से कि किस तरीके से हम संविधान कह किसको रहे हैं। ऐसा कह दूं कि हमारे पास ये रूल्स एंड रेगुलेशन की एक किताब है और इस किताब को फॉलो करते हुए हमें चलना है और इस किताब के चरण को इस के जो कहते हैं कि इसके जो साइंस हैं, इसके जो सिंबल्स हैं, हमें उस पर चलना है तो हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, कहता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट्स एंड ड्यूटीज हमारे, ऐसा नहीं है कि मेरे और आपकी ही ड्यूटीज लिखी हैं, सरकार ने क्या करना है, गवर्नमेंट क्या करेगी, प्लस गवर्नमेंट का रिश्ता कैसा होगा उसके सिटीजन के साथ, सिटीजन की क्या ड्यूटी होगी गवर्नमेंट के प्रति और गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी होगी सिटीजन के प्रति, ये सारी चीजें हम किसके अंदर देखेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कहता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो अब डे कब आता है अपने पास, आपको याद रखना है 26 नवंबर हर साल 26 नवंबर को हम संवैधानिक डे या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेज को मनाते हैं। इसे नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत के लिए जो आजाद हुआ था, एक नन्हे बच्चे की तरह भी आया था, ठीक है, उसके लिए पूरी संरचना, उसका पूरा स्ट्रक्चर डिसाइड कर दिया था किसने, किस डेट ने, 26 नवंबर 1949 ने। ठीक है, कहता है इस दिन 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने भारत के संविधान को अडॉप्ट करा, जो कि लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से। ध्यान दीजिएगा, देखिए भाई कॉन्स्टिट्यूएंट शब्द कहां से आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब संविधान बनाने वाली सभा ने, जो भारत की सभा थी, भारत का संविधान बनाने जा रही थी, उसने कंप्लीट कब कर लिया संविधान को, तो कंप्लीट कर लिया था 1949 को और उसे केम इनटू फोर्स लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950। और आप सबको बताएं हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है हमारे पास, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है, तो नेशनल लॉ डे बोलेगा तो क्या टिक करेंगे आप सभी, 26 नवंबर। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या हर साल 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो नेशनल लॉ डे भी लिख सकते हैं आप और कॉन्स्टिट्यूशन डे भी उस दिन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको डेट यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब तो शीट ब्लैंक हो चुकी है पूरी की पूरी, अब मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, किस तरीके से क्या क्या चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चे एक एक चीज को, ताकि आप इजी तरीके से समझ पाएं कि कहानी क्या चल रही है हमारे पास। ठीक है, देखिए बच्चे अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं बात करूं कि इंडियन पॉलिटी किसके बारे में बात करती है या इंडियन पॉलिटी क्या चीज डिफाइन करती है, तो आपको याद रखना है बच्चे, इंडियन पॉलिटी किसे डिफाइन करती है, तो इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करती है। किसे डिफाइन करती है बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करती है। मैं और इजी करती हूँ, आपको समझाती हूँ। देखो पहले क्या हुआ करता था कि पहले एक ऐसा टाइम था कि जब हम पे कौन रूल किया करते थे, राजे महाराजे रूल किया करते थे। आप सबको पता है अकबर द ग्रेट हुए, ठीक है, अपने पास चंद्रगुप्त मौर्य हुए, शिवाजी जैसे बड़े दिग्गज हमारे पास जो हैं वो लोग यहाँ पे रहे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनके बारे में, तो एक राजा हुआ करता था और उस राजा का, ठीक है, उस राजा का एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था। एम्पायर बोलने का मतलब है कि उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। तो एक राजा है और उस राजा का एक बहुत बड़ा एम्पायर है और मान लो उसमें लगभग 1-2 करोड़ के आसपास लोग रह रहे हैं, या फिर आप जितना भी काउंट कर लें यहाँ पे। ठीक है, कुछ करोड़ों के हिसाब से, कुछ लाखों के हिसाब से वहां पर लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक राजा है, राजा का एक पूरा एम्पायर है और उस एम्पायर में कुछ जनता रह रही है। ठीक है, अब इस पूरी की पूरी जनता को अगर नियंत्रण में लेकर आना है, कंट्रोल करना है, अगर उसको देखना है पूरा का पूरा, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे उसको भी, किस तरीके से काम करेंगे, इन सब लोगों को काम अच्छे तरीके से कराने के लिए या गवर्न कराने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि एक राजा है हमारे पास, उस राजा का एक बहुत बड़ा एम्पायर है, उस एम्पायर में लगभग 1-2 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं और उन लोगों को गवर्न करने के लिए ध्यान देना, गवर्न करने के लिए राजा, ठीक है, राजा प्लस
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या फिर ऐसा कह दूं मैं कि राजा और जो उसकी मंत्री परिषद है, ठीक है, मंत्री परिषद ने मिलकर इन देशवासियों के लिए या इस एम्पायर के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं ताकि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कायदे से क्या किया जा सके, उस पूरे के पूरे एम्पायर को स्मूथली रन कराया जा सके, ठीक है। और साथ साथ ये इन लोगों की भी ड्यूटी है कि वो इससे फॉलो करे, क्या करे, इसको साथ में फॉलो करे। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। फिर मैं रिपीट कर रही हूं कि राजा है, राजा का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है और राजा के साम्राज्य में लगभग कितने लोग रहते हैं भाई, लगभग 1-2 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। और अगर हम उन लोगों की बात करें तो उन लोगों को एक जैसा बनाए रखने के लिए या उन लोगों पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए राजा और जो उनकी मंत्री परिषद है वो क्या बना रही है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, ठीक है। तो आप ध्यान देना, ये जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं, ठीक है, ये जो किताब बनाई गई है, रूल बुक बनाई गई है, इसे ही क्या बोला जाएगा बेटा, इसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाएगा। और इजी करेंगे, समझ में आया ना यहाँ तक बात, ठीक है। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन किताब है उसे क्या बोला जाता है, उसे संविधान बोला जाता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बुक उसको आप कह सकते हो, ठीक है। अब हम देखो, अभी तो राजा वाली कहानी हो गई, अब राजा वाली कहानी को जरा अपने आप से जोड़ेंगे, हम अपने तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखना जरा सा, राजा को जोड़ते हैं जरा सा। तो राजा की जगह आज तो कोई मोनार्की नहीं है अपने पास, तो आज क्या है अपने पास उस जगह पे भाई, प्राइम मिनिस्टर है। कौन है वहां पर उस समय पे, आज कौन है वहां पर, प्राइम मिनिस्टर है। और प्राइम मिनिस्टर के साथ हमेशा उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिसे हम कैबिनेट, और इसी का पार्ट है कैबिनेट, ठीक है। इसी में आ जाएगा आपके पास कि प्रधानमंत्री के साथ कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो याद आया, राजा, राजा के साथ उसकी मंत्री परिषद, तो राजा, राजा के साथ मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद, और इनका जो एम्पायर है उस एम्पायर का नाम है इंडिया, ठीक है। उस कंट्री का नाम क्या है, इंडिया। और इंडिया में रहने वाले लोग हो गए, पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। और उस पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए क्या बनाया गया है, उस पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की एक किताब बनाई गई है। क्या बनाई गई है, उसको रूल्स और रेगुलेशंस की क्या बनाई गई है, एक बुक बनाई गई है। और उस बुक को क्या कहा जाएगा आपके पास, उस बुक को कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहा जाएगा, उस बुक को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। आई थिंक अब आपको यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गया ना कि एक प्राइम मिनिस्टर, उनकी मंत्री परिषद, प्लस यहाँ पे क्या लिखा आप लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखा, इंडिया, और इंडिया के साथ आपने क्या लिखा यहाँ पे, पॉपुलेशन। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को भी अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता दूं, ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई, गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कुछ लोगों के साथ मिलकर क्या बनाती है, हमारे एम्पायर, हमारे भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, और पॉपुलेशन को भी आप ऐसा लिख सकते हैं, सिटीजन के लिए क्या बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। उसे क्या कहा जाता है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें 2 चीजें बता रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बता रहा है कि सरकार कैसे काम कर रही है, या सरकार क्या काम करेगी, किसके लिए, सिटीजन्स के लिए। कौन है सिटीजन्स, मैं और आप जो यहाँ पर रह रहे हैं। तो संविधान का काम है कि एक पलड़े पे किसको लेके चलना है, सिटीजन्स को, और एक पलड़े पे किसको लेके चलना है, भारत की सरकार को या फिर सरकारों को, ठीक है। हो गया क्लियर आपके पास। तो अब इन दोनों का जो रिलेशन है वो हम पढ़ते हैं किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। आगे बात समझ में आपको, यहां तक समझ गए ना आप स्टोरी को, कि इंडियन पॉलिटी के अंदर हम संविधान को पढ़ते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक राजा का एम्पायर, उसमें कितनी सारी जनता की अगर हम बात करें तो राजा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर क्या बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, और आप इसे रूल बुक भी कह सकते हो। और इस रूल बुक को कौन फॉलो करता है, जो वहां पे रह रहे नागरिक हैं वो उसको फॉलो
करते हैं, और ठीक वैसे यहाँ पर आपको भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यही हमारा पैटर्न है पूरा, और इसी पैटर्न को हम पूरे तरीके से यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक पहले समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, अगर हम अपनी गवर्नमेंट की बात करें, तो हमारी गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, मतलब हमारी गवर्नमेंट को हम पढ़ने के बेसिस पे कितने हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं? 3 हिस्सों पे। ठीक है, तो मतलब ऐसा भी कह सकते हो आप कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। ठीक है, मतलब क्या है? गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। पहले ऑर्गन की बात करते हैं, द फर्स्ट ऑर्गन इज, या फिर ऐसा लिख सकते हो आप, एग्जीक्यूटिव, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्गन लेजिस्लेटिव अगर हम बात करें, और अगर हम थर्ड ऑर्गन की बात करें तो दैट इज जुडिशरी। कौन सा आएगा थर्ड ऑर्गन हमारे पास? जुडिशरी यहाँ पर आता है। तो हमारी गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन है, तो आपको याद रखना है कितने ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट के? 3 ऑर्गन है। वो 3 कौन कौन से हैं? एक है आपके पास एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेटिव, और एक आता है आपके पास यहाँ पे जुडिशरी, एक आता है आपके पास जुडिशरी। जुडिशरी का, अच्छा पहले यहाँ शुरू करते हैं लेजिस्लेटिव से। लेजिस्लेटिव का काम है लॉ मेकिंग बॉडी भी कह देते हैं कई बार हम इसको, और लॉ मेकर भी कह देते हैं आप। ठीक है, तो लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? तो आपको याद रखना है लॉ मेकिंग बॉडी है लेजिस्लेटिव, मतलब जो कानून हमारे लिए बनाएगी। ठीक है, तो जो भी हमारे लिए कानून बन रहा है वो कौन सी बॉडी है सरकार की? वो सरकार की लेजिस्लेटिव बॉडी है। कौन सी बॉडी है? वो सरकार की लेजिस्लेटिव बॉडी है। अब ध्यान से सुनना, सेकेंड बॉडी आती है हमारे पास एग्जीक्यूटिव, जो लॉ को क्या करती है? इम्प्लीमेंट करती है। अब ऐसा थोड़ी है सरकार ने कानून बना दिया और कहा फॉलो करो, तो भारत की जनता तो वैसी थोड़ी सी है ना, सुस्त है, वो फॉलो नहीं करेगी। तो फॉलो करने के लिए कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए लोग भी तो चाहिए। तो जो लॉ इंप्लीमेंट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडी। और उसके बाद जो थर्ड बड़ा ऑर्गन आता है दैट इज जुडिशरी। जुडिशरी क्या करती है? लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव द्वारा जो भी काम किया गया है उस लॉ को इंटरप्रेट करती है। क्या करती है? उसको इंटरप्रेट करने का काम किसका है? तो लॉ मेकिंग, लॉ इंप्लीमेंटेशन एंड लॉ इंटरप्रिटेशन, ये काम किसका है? जुडिशरी का है। ठीक है, तो आई होप आपको पहले ये समझ में आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं, भारत की पॉलिटी को क्या कहा जाता है, भारत की पॉलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, साथ में आपने सीखा होगा कि कितने ऑर्गन हैं हमारी गवर्नमेंट के। तो अगर हम बात करें तो कितने ऑर्गन हैं हमारी गवर्नमेंट के? 3 हैं, ये आपको समझने हैं कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और थर्ड ऑर्गन है हमारे पास जुडिशरी। ठीक है, अब जरा इनको और तोड़ तोड़ के देखते हैं और तोड़ तोड़ के समझते हैं। ठीक है, समझिएगा। पहला ऑर्गन मैं लेती हूँ आपके पास, पहला ऑर्गन कौन सा वाला? लेजिस्लेटिव वाला। पहले लेजिस्लेटिव ऑर्गन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। पहला ऑर्गन आता है हमारे पास लेजिस्लेटिव। ठीक है, पहला ऑर्गन जिसको आप लेजिस्लेटिव बॉडी भी कह देते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट का फर्स्ट ऑर्गन लेजिस्लेटिव। ठीक है, ध्यान देना बच्चे, जब भी मैं लेजिस्लेटिव बोल रही हूँ इट मीन्स हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लेजिस्लेटिव में किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कानून बनाने की। अब कानून 2 तरीके से, और ऐसा कह लो कि 2 जगहों पे बनाया जाएगा, मतलब लेजिस्लेटिव ऑर्गन 2 जगह पे काम करेगा। एक काम करेगा बेटा वो कहाँ पे? एक काम करेगा वो सेंटर के अंदर, और एक वो काम करेगा कहाँ पे? स्टेट में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या पढ़ा आपने कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन, और वो तीनों ऑर्गन में से पहला ऑर्गन है लेजिस्लेटर या लेजिस्लेचर आप लिख सकते हो इसको। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो कितने तरीके से काम कर रहा है भाई? 2 जगहों पे काम करेगा। एक कौन सा है? सेंटर, और एक है स्टेट। जो सेंटर पे लेजिस्लेटिव बॉडी है उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट। जो सेंटर में लेजिस्लेटिव बॉडी है उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं उसको हम? पार्लियामेंट। एंड पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा, ठीक है, एंड लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। अब आपको कभी समझाऊंगी मैं इसके बारे में। ठीक है, प्रेसिडेंट। तो आपने देखा यहाँ पे कि पार्लियामेंट, अब मैंने क्या कहा? लेजिस्लेटिव बॉडी है, तो लेजिस्लेटिव बॉडी जो कि सेंटर में काम करती है उसे क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। एंड पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ राज्यसभा, जिसको मैं और आप क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी क्या कहा जाता है राज्यसभा को। द सेकेंड वन ऑर्गन इज प्रेसिडेंट एंड द थर्ड वन इज लोकसभा, जिसे हम क्या कहेंगे? लोअर हाउस भी कह सकते हो आप इस वाले ऑर्गन को। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो पार्लियामेंट भी आगे आ गया आपके पास। ठीक है, तो अगर हम बात करें कहाँ पे? अगर हम बात करते हैं कहाँ पे?
अगर हम बात करते हैं सेंटर की, ठीक है, तो सेंटर में जो पार्लियामेंट काम करती है वो 3 तरीके से काम कर रही है, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और लोकसभा के तौर पे। अब हम स्टेट के बारे में देखते हैं। तो स्टेट में जो बॉडी लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव काम करती है उसे कहा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर। क्या कहते हैं उसको हम? स्टेट लेजिस्लेचर उसको कहा जाता है। और अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो ये भी 2 ऑर्गन से मिलकर बन रही है। एक आएगी हमारे पास लेजिस्लेटिव, ठीक है, याद रखना है आपने, असेंबली। एक कौन सी आएगी आपके पास? लेजिस्लेटिव असेंबली। और लोकल भाषा में बात करें तो आपने सुना होगा इसके बारे में कई बारी, विधान सभा सुना होगा ना इसके बारे में, विधानसभा। तो ये होगी आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरा जो ऑर्गन हमें दिखता है दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे कहा जाता है बच्चे विधान परिषद। क्या कहा जाता है? जिसे विधान परिषद भी कहा जाता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन को पढ़ने के लिए हम 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। वो 2 हिस्से कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, एक सेंटर में, एक स्टेट में। सेंटर के अंदर जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसे कहते हैं पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। स्टेट के अगर हम बात करें तो स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसे क्या कहेंगे हम यहाँ पे? स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर भी 2 हिस्सों से मिलकर बनता है, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल। आई थिंक आपको पहली ऑर्गन समझ में आ गई जिसका नाम क्या है? लेजिस्लेटिव, और मतलब लेजिस्लेचर कह लो या लेजिस्लेटिव कह लो, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद सेकंड ऑर्गन पे। और सेकंड कौन सा होगा इसके बाद? लेजिस्लेचर हो गया। अगला देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव यहाँ बनाते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे, जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो दूसरा ऑर्गन कौन सा आ गया हमारे पास यहाँ पे? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। और एग्जीक्यूटिव की जब भी हम बात करेंगे तो इसको भी हम 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। जो सेंटर में बना, जो सेंटर में एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी उसे कहा गया यूनियन एग्जीक्यूटिव। क्या बोला गया उसको? यूनियन एग्जीक्यूटिव बोला गया। कहाँ पे? जो सेंटर में काम कर रही है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव, ध्यान दीजिएगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव किस किस से मिलकर बनता है? ध्यान देंगे आप इसको। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव किस किस से मिलकर बनता है? तो आप ध्यान देंगे, एक होते हैं हमारे पास सबसे पहले प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की अगर हम बाद में बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के बाद अगर हम बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की साथ बात करें तो उनके साथ उनकी मंत्री परिषद, बिल्कुल ये सारे आते हैं। और प्लस लास्ट में आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान देंगे आप इस पे, कौन सा आता है लास्ट हमारे पास? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास कितने ऑर्गन इसके? ये आ गया दूसरे ऑर्गन। और दूसरे ऑर्गन का पहला बॉडी कौन सा पढ़ रहे हैं आप? सेंटर। और सेंटर में जो काम करती है दैट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव किस किस से मिलकर बनता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ऐसे ही समझो दूसरा ऑर्गन कहां बनेगा इसका भी? स्टेट के अंदर। ध्यान दीजिएगा, दूसरा ऑर्गन कहां बनेगा? स्टेट में। जो स्टेट में बनेगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव। क्या कहेंगे उसको हम? जो स्टेट के अंदर बनेगा उसे हम कहेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव। और स्टेट एग्जीक्यूटिव में पहले आते हैं गवर्नर, ठीक है। और अगर आपको पता हो तो कभी भी राज्य में वाइस गवर्नर नाम की कोई पोस्ट नहीं है। तो गवर्नर, गवर्नर के बाद आएंगे हमारे पास सीएम, सीएम के साथ आएगी उनकी मंत्री परिषद। अब यहां पर सेंटर में कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। वैसे यहां पर कौन होता है? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। कौन होता है यहाँ पे? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है, ठीक है। तो ये आ गए आपके पास एग्जीक्यूटिव बॉडी। अच्छा, एग्जीक्यूटिव में इनके अलावा और भी हैं बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स। अगर आप देखें आईएएस, आईपीएस, ठीक है, जो कानून को लागू करवाते हैं, ठीक है, वो भी इस ऑर्गन के अंदर काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्गन हो गया था आपके पास लेजिस्लेटिव, सेकेंड ऑर्गन हो गया आपके पास एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये था आपके पास पहला वाला और ये वाला हो गया आपके पास सेकेंड वाला, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा एक एक चीज को, ठीक है। और अब हम आते हैं थर्ड ऑर्गन पे। और थर्ड ऑर्गन कौन सा वाला आता है? तो थर्ड ऑर्गन आता है हमारे पास जुडिशरी। थर्ड ऑर्गन का नाम क्या है यहाँ पे? जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी का काम क्या है? लॉ इंटरप्रेट करना, लॉ को देखना, भाई सरकारें कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हैं, ठीक है, अपनी मनमानी तो नहीं चला रही हैं। वो सब आता है किसके अंदर हमारे पास? वो आता है जुडिशरी के अंदर। और जुडिशरी को हम 3 हिस्सों में या 3 हायरार्कीज में डिवाइड कर देते हैं। देखिए कैसे। सबसे ऊपर कौन सी बॉडी है भाई? अपेक्स बॉडी,
ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम, अपेक्स बॉडी, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेकंड पहला ऑर्गन कौन सा आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो दैट इज हाई कोर्ट, ठीक है, सबसे ऊपर सॉरी सुप्रीम कोर्ट, सेकंड इज हाई कोर्ट एंड द लास्ट वन इज सब ऑर्डिनेट कोर्ट। क्या नाम है लास्ट वाले का, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। और इसी को ध्यान देना, इस पे ये क्वेश्चन है पेपर में आपके पास, सब ऑर्डिनेट कोर्ट को ही क्या कहा जाता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट को ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहा जाता है। सब ऑर्डिनेट को ही हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई अपने पास ऑर्गन नहीं है इस मामले में, जुडिशरी के मामले में, ठीक है। अगर मतलब मैं और आप अगर सब ऑर्डिनेट कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे केसेस की हियरिंग करती है, उसको डिटेल में बताती है, समझाती है पूरा का पूरा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें यहां पर चल रही हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पहले यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी होगी कि किस किस को कौन कौन सा ऑर्गन कहा जाता है, क्या क्या चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको ईजी तरीके से मैंने कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए कि इंडियन पॉलिटी क्या है, संविधान के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे कैसे आप इसको पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डे कब आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और फिर मैंने आपको बताया कि सरकार क्या है, ठीक है, किस तरीके से काम करती है, और उसके 3 ऑर्गन हैं, उन 3 ऑर्गन्स को भी मैंने आपको इजी करके समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आई होप आपको पहले यहां तक चीजें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इजी है, ठीक है, कर लेंगे आप साथ साथ। तो कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।